हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग लेकर के आए हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर प्रकाश, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और जितने भी जीएस लेवल एग्जामिनेशन होते हैं, हर एक एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और जितने भी जीएस लेवल एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि बिहार दारोगा हुआ, बीपीएससी हुआ, रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, इन सभी एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो फिजिक्स का एक ये चैप्टर है, ये है प्रकाश। आज हम लोग प्रकाश को पढ़ेंगे और पूरा विस्तार पूर्वक तो नहीं, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसको हम लोग प्रयास करेंगे कि एक या दो वीडियो में इसको कंप्लीट, एक वीडियो में तो नहीं, दो वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम लोग इसमें वैसे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी जो एग्जामिनेशन है, आगे बीपीएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, दारोगा मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, दारोगा का फॉर्म आया हुआ है, तो पीटी का भी एग्ज़ाम जल्दी ही हो जाएगा। और आप लोग को खुशखबरी ये है कि रेलवे ने भी अपना जो है एनटीपीसी का डेट दे दिया है, तो रेलवे के भी एग्जामिनेशन नज़दीक हैं। तो सभी एग्जामिनेशन लगभग अब होने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग के लिए ये है कि जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट इस चैप्टर से बनते हैं, उन सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और जिससे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, उन सभी पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा, यानी कि एनर्जी। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। जिस प्रकार जो है ध्वनि जो भी एक प्रकार, यानी कि साउंड जो है, साउंड भी एक प्रकार की ऊर्जा है, उसी तरह प्रकाश भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। और प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि ये निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहां कुछ भी, जैसे हवा वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम या मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे साउंड होता है, साउंड को चलने के लिए जो होता है उसको माध्यम की, मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहा जाता है, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है, तो वहां पर अगर ये सामने खड़े होकर भी कोई कुछ बोल रहा है तो आपको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, जितने भी अंतरिक्ष यात्री वहां जाते हैं तो वो अपना वो देखते होंगे आप, वो टोपी वगैरह माइक लगा करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे माध्यम नहीं है, इसलिए वहां पे हमको साउंड सुनाई नहीं देगा। लेकिन प्रकाश वहां दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए निर्वात में भी चल सकता है, उसको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो उसके आगे जो प्रकाश के वेग की गणना, यानी प्रकाश की जो चाल है, उसका पता लगाया था रोमर या रीमर नामक वैज्ञानिक ने। इसको रोमर भी कहीं कहीं पे लिखा होता है, कहीं पे रीमर लिखा हुआ होता है। तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड, उसकी सहायता से जो है प्रकाश के वेग की गणना करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रोमर, या फिर कहीं पे आपको रीमर नजर आएगा। क्या गणना की थी कि प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में, प्रकाश की चाल जो है वो निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि इसको अगर हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होती है? 3 लाख मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद पानी में देखिए, जिस तरह जैसे जैसे घनत्व बढ़ता जाएगा, क्षेत्र का घनत्व बढ़ता जाएगा, प्रकाश की चाल जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, देखिए जैसे निर्वात है, निर्वात में कोई चीज नहीं होता। जैसे हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल अलग अलग लेयर्स में पाया जाता है, लेकिन जहां तक अंतिम लेयर है उसके बाद जो है यहाँ पे कहीं पे कुछ नहीं है। ठीक है, इस एरिया में पृथ्वी से जब हम लोग बाहर जाएंगे तो वहां पे कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता, तो वो होता है निर्वात। तो वहां का घनत्व कम होता है पानी की तुलना में। तो पानी में जो है वो प्रकाश की चाल कितना होगा? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए घट गया, क्योंकि निर्वात की तुलना में पानी का घनत्व अधिक है, और पानी की तुलना में कांच का घनत्व अधिक है, इसलिए कांच में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो है वो प्रकाश की चाल होती है। इसके अलावा अगर बात करें रॉक सॉल्ट और नायलॉन, ये भी एग्जाम का पार्ट बन गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया आपको कि 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और इसमें भी नायलॉन में भी 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसका चाल होता है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाऊं कि जैसे प्रकाश जो होता है
प्रकाश जो ट्रैवल करता है, यात्रा करता है, तो वो छोटे छोटे कणों को मिल करके यानी बंडल के रूप में, छोटे छोटे कणों के बंडल के रूप में ये यात्रा करता है। ठीक है, इन्हीं छोटे छोटे कणों को जो है ना हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। किसको? फोटोन के नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है प्रकाश जो है वो फोटोन के बंडल, फोटोन के ग्रुप के समूह के रूप में जो है वो यात्रा करता है, उसी को हम लोग प्रकाश कहते हैं। और फोटोन का जो सिद्धांत दिया था, ठीक है, ये प्रकाश के फोटोन का जो सिद्धांत दिया था वो न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के फोटोन का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा जब ये बंडल की ओर आगे बढ़ते हैं, जिससे जैसे जैसे घनत्व बढ़ता जाता है, तो मैंने क्या बताया कि प्रकाश की जो चाल है, गति, वो कम होती जाती है। इसीलिए क्या होता है कि जैसे हमारे सामने कोई ऐसा वस्तु आ जाए कि जिसका घनत्व सर्वाधिक हो, ठीक है, जिसका घनत्व क्या हो? बहुत अधिक हो। जैसे ये दीवार है, ये बोर्ड है, इसका घनत्व क्या है? ये बहुत ज्यादा है। इसलिए जो प्रकाश होता है, प्रकाश इसको पार नहीं कर पाता है। ठीक है, इसको पार नहीं कर पाता है। इसलिए क्यों? क्योंकि इसका घनत्व बहुत अधिक है। और वैसा वस्तु, वैसा ऑब्जेक्ट जिसको जो है प्रकाश पार नहीं कर पाता है, प्रकाश भेद नहीं पाता है, वैसे वस्तु को कहते हैं अपारदर्शी। क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। और वैसी वस्तुएं जिसको प्रकाश पार कर जाता है उसको कहते हैं पारदर्शी वस्तु। क्या कहते हैं? पारदर्शी ऑब्जेक्ट होता है। यानी अपारदर्शी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको प्रकाश पार नहीं कर पाता है, और पारदर्शी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको प्रकाश पार कर जाता है। तो ये थे यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट। इसके अलावा प्रकाश जो है, क्या बताया मैंने कि एक प्रकार की ऊर्जा है जो चुंबकीय विद्युत तरंगों के रूप में यात्रा करती है। ठीक है, अपना काम करती है। किसके रूप में? चुंबकीय विद्युत तरंगों के रूप में जो प्रकाश है वो अपना काम करती है। और इसी चुंबकीय विद्युत तरंगों के रूप में काम करने के कारण इसको क्या कहा जाता है? प्रकाश को जो है वो अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ तरंग। आप लोग पढ़े होंगे अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है प्रकाश को। ध्वनि को जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। इसका एक और चीज से आप समझ सकते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए क्या है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। तो ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और नोट डाउन करके इसको जितने भी अभी लास्ट तक वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, वीडियो में जितना भी चीज आपको पढ़ाऊंगा उसका आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट अब इससे क्या होता है। जैसे अब पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे और डायरेक्ट पढ़ेंगे जहां से एग्जाम का पार्ट बनते हैं। तो चलिए अब लोग देखते हैं पहला पॉइंट जो है प्रकाश का, वो है प्रकाश का क्या है? प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है उसको बहुत आसानी से समझने का प्रयास करेंगे और शांतिपूर्वक आप लोग देखिएगा। जैसे कोई एक चिकनी सतह है, ठीक है, एक सरफेस है, अगर प्रकाश एक माध्यम से आकर के उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी कि प्रकाश जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में अगर वापस लौट जाता है तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। कंडीशन क्या होते हैं कि इस पे हम लोग एक अभिलंब डालते हैं, एक क्या कहते हैं उसको? वैकल्पिक अभिलंब अगर इस पे डाला जाए तो जो प्रकाश की किरण, ये जो किरण इधर से आई, इसको कहा जाता है आपतित किरण। क्या कहा जाता है? आपतित किरण। आपतित किरण मतलब होता है आने वाली किरण। ठीक है, आपतित किरण मतलब क्या होता है? आने वाली किरण। तो ये हो गया आने वाली किरण, आपतित किरण। और जो रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली गई उसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये जो इस पे हम लोग डाले हैं ये क्या है? ये कहलाता है अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, या इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्ट कह सकते हैं, यानी ये जो सतह है, सतह से डायरेक्ट परपेंडिकुलर कह सकते हैं।
ये तो हो गया आपतित किरण, फिर रिफ्लेक्ट होकर के परावर्तित किरण, और ये जो इस पे डाले अभिलंब, और ये एक ही पॉइंट, ठीक है, क्या होता है, ये एक ही पॉइंट पे क्या होता है, एक ही पॉइंट, यानी कि जो आपतित किरण होता है और जो परावर्तित किरण होता है और जो अभिलंब होता है वो तीनों सतह के एक ही बिंदु पर मिलता है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में प्रश्न भी बनता है कि कहाँ पर मिलता है, तो एक ही बिंदु पर मिलता है, और इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। क्या कहा था, इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। इसके अलावा कुछ और पार्ट यहाँ से एग्जाम में क्या प्रश्न बनते हैं कि ये जो कोण होता है, ठीक है, और एक ये कोण होता है, ठीक, तो ये जो आपतित किरण के साथ अभिलंब, देखिए यहां से हम सतह से नहीं बना रहे हैं, ये कहां से बनेगा, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो किरण बनता कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण, ठीक है। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपतन कोण। और जो डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं आपतन कोण, और जो यहाँ परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो आपका कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। ये प्रश्न बनता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण कहाँ हो गया और किसके बीच बनेगा, ये एग्जाम का पार्ट बनता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन का कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और जो अभिलंब के बीच कोण बनता है उसको हम लोग परावर्तित कोण कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट हो गया। इसके बाद एक और प्रश्न यहाँ से बनता है। प्रश्न क्या बनता है कि ये जो आपतन कोण होता है, ठीक है, आपतन कोण जो होता है ये बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। ये ऑलवेज अगर बराबर होगा तभी ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अगर ये एंगल अलग हो गया तो ये प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा है। तो ये एग्जाम का पार्ट बनता है कि आपतन कोण हमेशा क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ होता है। तो पूरी दुनिया में इसका एग्जाम्पल मिलता है निरीक्षण। जैसे ये मार्कर है, मार्कर को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, मार्कर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो देख क्या रहे हैं कि जैसे हम लोग यहाँ से प्रकाश निकल करके जो प्रकाश इस पे पड़ रहा है लाइट का वो रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे पास, तब ये वस्तु हमको दिखाई दे रहा है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, हर चीज जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही है। लेकिन कहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है, एक अपवाद है। आप लोग सुने होंगे ब्लैक होल, क्या सुने, ब्लैक होल। अंतरिक्ष में एक ऐसा जगह पाया जाता है जिसको कहते हैं ब्लैक होल, और ब्लैक होल एक ऐसा जगह होता है जहां से प्रकाश भी जो है पार नहीं कर पाता है, वो प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेता है, वो जगह होता है ब्लैक होल। इसको छोड़ करके हर जगह प्रकाश का परावर्तन पॉसिबल है। जो हम लोग देखते हैं सब कुछ प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। जैसे आईना होता है, मिरर होता है, मिरर में भी हम लोग क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन ही के कारण ही हम उसमें अपना फेस देख पाते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया प्रकाश का परावर्तन से रिलेटेड, जो इम्पोर्टेंट बस इतना था कि कौन था और किरण किधर से आता है, आपतन बिंदु क्या होता है, ये सारा चीज हम लोगों ने इसमें पढ़ा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का जो है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन क्या क्या होता है। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इससे पहले हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन, वहां रिफ्लेक्शन था, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि इसमें कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके मार्ग में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, उसके रास्ते में, पथ में परिवर्तन हो जाता है। कैसे कि जब प्रकाश की किरण कम घनत्व वाले माध्यम से अधिक घनत्व वाले माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण कम घनत्व वाले माध्यम से अधिक घनत्व वाले माध्यम में जा रही है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, कम घनत्व वाला हो गया वायु, अधिक घनत्व वाला क्या हो गया, जल हो गया, ठीक है। तो जब ये जल में जा रही है तो ये क्या हो रहा है कि ये अभिलंब जो हम इस पर डाल रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण यहाँ से आ रहा है तो इसको यहाँ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है कि वो यहाँ न जा करके वो अभिलंब की ओर आ जाती है, ठीक है, वो अभिलंब की ओर आ जाती है। इसके अलावा इसके विपरीत क्या होता है कि दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जब प्रकाश की किरण अधिक घनत्व वाले माध्यम से कम घनत्व वाले माध्यम में जाती है तो वो क्या होता है कि वो इसको जाना चाहिए इधर, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन वो किधर चली जाती है, वो इधर चली जाती है, ठीक है।
देखिए यहाँ पे आप जो कम घनत्व और अधिक घनत्व देख रहे हैं, इसके लिए शब्द यूज हो जाता है कि सघन क्षेत्र, सघन माध्यम, सघन शब्द यूज होता है। अगर सघन बोले तो अधिक घनत्व, और अगर विरल माध्यम बोले तो कम घनत्व। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सघन बोले तो अधिक घनत्व और विरल बोले तो कम घनत्व। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर आ जाती है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर चली जाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत क्लियर है। इसको याद रखने के लिए आप एक और चीज समझ सकते हैं कि वायु की तुलना में जो जल होता है वो भारी होता है, उसका घनत्व अधिक होता है। तो जब आप किसी चीज को या अपने हाथ को, किसी चीज को जब इसके जल के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, जल का उस पर दबाव पड़ता है। ठीक है, दबाव पड़ता है तो दबाव पड़ने से क्या होता है, वो अंदर की ओर आ जाता है। ऐसे आप समझने के लिए आप इसको देख सकते हैं कि जब दबाव पड़ता है तो वो अंदर की ओर आ जाता है, और जब दबाव वाले क्षेत्र से बाहर वायु वाले क्षेत्र में जाता है तो वो खुल जाता है। ठीक है, वो उड़ना चाहता है, वो बाहर निकलना चाहता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो अभिलंब से दूर चली जाती है। इसका कुछ उदाहरण देखने के लिए मिलता है। पहला उदाहरण है कि जैसे पानी का गिलास है। ठीक है, क्या जैसे मान लेते हैं कि एक बाल्टी है, ऐसा एक बाल्टी है। बाल्टी में क्या, गिलास है या बाल्टी है, गिलास क्या करते हैं कि इसमें हम लोग एक रुपए का सिक्का डालते हैं। तो सिक्का जब यहाँ पे होता है तो अपने वास्तविक जगह से क्या होता है, वो दूर हमको नजर आता है। इसलिए आप देखते होंगे कि जैसे आप सिक्का डालें, अगर इसमें आप एक कटोरी रख दें, यहाँ पे सतह पे इसके कटोरी रख दें, तो आप अगर उसमें छोटा सा कटोरी रख दें, उसमें अगर सिक्का गिराएंगे तो वो नहीं गिरेगा। क्यों, क्योंकि वो कम घनत्व वाले क्षेत्र से अधिक घनत्व वाले क्षेत्र में क्या होता है, वो अपनी जगह से थोड़ा हटके दिखाई देता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, और ये किस कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल आप लोग देखते हैं कि तारों का टिमटिमाना। क्या, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्यों ऐसा होता है, तो जो यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी का अपना एक वायुमंडल है। ठीक है, वायुमंडल यहाँ तक मान लेते हैं वायुमंडल है। तो ये वाला जो एरिया है, इसी वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात, जहाँ पे कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो लाइट या निर्वात से, यानी कम घनत्व वाले माध्यम से, इधर ढेर सारा स्टार है, कहीं सूर्य भी एक स्टार है, इधर भी स्टार है। तो मान लेते हैं कि तारा का जो लाइट है, तारा का लाइट कम घनत्व वाले माध्यम से अधिक घनत्व वाले, धूल कण है तो उसमें घनत्व उसका अधिक हो जाएगा, अधिक घनत्व वाले माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो वो क्या होता है, धूल कण पर जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इसलिए वो हमको अपनी जगह से टिमटिमाता हुआ नजर आता है। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रश्न पूछता है कि पानी की एक बाल्टी है, बाल्टी में अगर हम लोग एक छड़ को, ऐसे छड़ी को जो है कि डालेंगे तो वो छड़ी हमको क्या होता है कि वो छड़ी हमको ऐसा प्रतीत होता है, दिखना चाहिए यहाँ लेकिन दिखता है हमको यहाँ पर। क्यों ऐसा होता है, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो क्या क्या हम लोगों ने देखा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तारे का टिमटिमाना, ये घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। पानी की बाल्टी में छड़ी का जो है अपनी जगह से दूसरी जगह दिखाई देना, तो वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। बाल्टी में सिक्के का न जाना, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और दो चीज और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो जब प्रकाश अधिक घनत्व वाले से कम घनत्व वाले माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है, और जब प्रकाश की किरण कम घनत्व वाले माध्यम से अधिक घनत्व वाले माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये थे प्रकाश के अपवर्तन की कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगली घटना जो प्रकाश में होती है, वो होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक सतह है, ये अभिलंब है। अभिलंब में क्या होता है कि जब लाइट, इधर वायु है, इधर जल है, तो जब यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, इसको इधर जाना चाहिए लेकिन वो इधर चली आती है। लेकिन इसी तरह क्या होता है कि एक ऐसा सिचुएशन बन जाता है, ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से लाइट जा रही है, नीचे जल ही है,
और ऊपर वायु है। यहाँ से लाइट जा रही है और क्या कहते हैं, यहाँ से ये इसी रूप मुड़ जाती है। जैसे जैसे हम इसको इधर बढ़ाते हुए जाएंगे, जैसे मान लेते हैं इधर से ही ले लेते हैं, तो ये इधर ऐसे बन जाता है। तो जैसे जैसे हम इसको इधर की ओर बढ़ाते जाएंगे तो ये कोण का मान क्या होता है, ये नीचे की ओर आता जाएगा, ठीक है। और एक ऐसी स्थिति बन जाएगी कि जैसे यहाँ से हम रे लाए तो वो पूरा इस लाइन पे जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएगी और अभिलंब से जो है 90 डिग्री का कोण बना लेगी, ठीक है। फिर से समझिएगा कि जब प्रकाश की किरण को हम लोग इस तरह से भेजते हैं अधिक घनत्व वाले माध्यम से कम घनत्व वाले माध्यम में, तो एक सिचुएशन ऐसा होता है कि वो रिफ्लेक्ट इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर जाती है कि वो क्या कहते हैं, जो हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस लाइन है सतह पर जो है कि वो चलने लगती है। तो और अभिलंब से क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बना लेती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रांतिक कोण। इसी को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। क्रांतिक कोण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद जो अगला होता है, इसके बाद अगला क्या होता है कि यही जब एक सतह से ऐसा जाए और लाइट जब रिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्लेक्ट हो करके वापस उसी माध्यम में चला जाए। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे कि चिकनी सतह से जो है कि सरल से आया और सरल में ही चला गया, तो कम घनत्व वाला से आया कम घनत्व वाला। तो यही जल से अगर जा रहा है, तो जैसे यहाँ जल से ये कम घनत्व वाले वायु वाले क्षेत्र में गया ही नहीं और अंदर ही वापस मुड़ गया, ठीक है। इसी का अपोजिट होता था प्रकाश के परावर्तन में, और यहाँ प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो माध्यम है, ठीक है, अधिक घनत्व वाले माध्यम से प्रकाश की किरण गई और फिर उसी माध्यम में लौट आई, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। समझ में आ गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग कुछ देखते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो कि क्वेश्चन का पार्ट बनता है, इसका एग्जाम्पल है हीरे का चमकना। क्या है, हीरे का चमकना। हीरे के चमकने में क्या होता है कि जो हीरा होता है, आप लोग देखते होंगे, जो हीरा होता है वो इस तरह से होता है, ऐसे करके होता है, तो उसका एंगल इतना कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है, इसका एंगल इतना कम होता है कि उसके अंदर ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है और लाइट बाहर नहीं निकल के अंदर में ही वो एक दूसरे से रिफ्लेक्ट करता रहता है, जिस कारण जो है कि हीरा बहुत ज्यादा चमकता है। इसलिए अगर पूछा जाए कि हीरे की चमकना किस घटना के कारण होता है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश हीरे का चमकना होता है। इसके अलावा अगर बोले कि रेगिस्तान में मृग मारीचिका, रेगिस्तान में मृग मारीचिका का दिखना, तो मृग मारीचिका किसको कहते हैं। मृग मारीचिका मतलब एक भ्रम होता है। जैसे आप लोग कभी रेगिस्तान जो गए होंगे उसको पता होगा, या आप लोगों ने देखा होगा, या आप जैसे रोड में जैसे बहुत धूप है, जहाँ पे रोड ऐसे है, थोड़ा सा आगे जाकर ऐसे गड्ढा है और फिर आगे चला गया, तो आप लोग दूर से देखते होंगे तो ऐसा लगता होगा वहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे जल है। रेगिस्तान में भी ऐसा होता है कि वहाँ पे लगता है कि ऐसे गड्ढा है तो वहाँ पे ढेर सारा जल है, कभी लगता है कि वहाँ पे छाया है, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो हमको कुछ नहीं दिखता है। वो होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, उसी को हम लोग मृग मारीचिका कहते हैं। उसके बाद आता है बर्फ का चमकना, ठीक है। बर्फ का जो चमकना होता है, बर्फ भी बहुत अधिक घनत्व वाला होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। तो बर्फ का चमकना भी किसके कारण होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्टिकल फाइबर का चमकना, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर लाइट जो होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे रोड है, ठीक है, ऐसा एक NH वगैरह रोड आप देखते होंगे, तो उसके बीच में देखते होंगे एक छोटा सा लाइट लगा हुआ है, ठीक है, एक ऐसा छोटा सा लाइट लगा हुआ रहता है, जिसके इधर पीला कलर का जो है उस पर पट्टी लगा हुआ रहता है। तो जब तक जो है कि हम उसका हमारी गाड़ी का लाइट इस पीले पट्टी पे पड़ता है तब तक वो चमकता रहता है, और जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो वो खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसमें बल्ब लगा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखे, प्रकाश का अपवर्तन देखा, प्रकाश का परावर्तन देखा, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम लोग देखे। और अब एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है, वो प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। क्या बचा है, प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि डिफ्रैक्शन, सॉरी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की घटना।
तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये होता है कि ये एक प्रिज्म है, ठीक है, क्या होता है, ये एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म से जब हम लोग श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, जब इस प्रिज्म से हम लोग श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये प्रकाश क्या होता है, 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। कितने? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। ये रंग कौन कौन से हैं? इसको हम लोग विबग्योर के नाम से जानते हैं, GYOR। इसको हम लोग विबग्योर के नाम से हम लोग जानते हैं कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यानी कि इधर से आप देख सकते हैं ये 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। देखिए अचानक से लाइट चली गई है, लेकिन आखिरी का कुछ पॉइंट बताया है, इसको हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। दिखाई तो दे ही रहा होगा आप लोगों को कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो क्या होता है, 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो वॉयलेट कलर होता है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम इसका तरंग दैर्घ्य होता है। और ये जो लाल होता है, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम इसका तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य कहते हैं वेवलेंथ को, और वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तरंग दैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है वो होता है वॉयलेट का, सबसे अधिक होता है लाल का। तो तरंग दैर्घ्य मतलब क्या? तरंग दैर्घ्य मतलब ऐसा समझ सकते हैं आप कि उसका पावर, उसका शक्ति, ठीक है। तो सबसे ज्यादा शक्ति होता है लाल का और सबसे कम शक्ति होता है वॉयलेट का। अब जिसका शक्ति कम होगा वो जल्दी टूटेगा, ठीक है, और जिसका शक्ति अधिक होगा वो कम बिखरेगा या कम टूटेगा, ठीक है, और जिसका शक्ति कम होगा वो अधिक बिखरेगा। इसी तरह ऐसे क्वेश्चन बनता है कि हमको आकाश नीला की दिखाई क्यों देता है, हमको आकाश ब्लू कलर का दिखाई क्यों देता है? क्योंकि ये जो हमारा सूर्य है, ठीक है, सूर्य से जब वायुमंडल, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल तक जो लाइट आता है यहाँ से, तो ये 7 रंग में आता है। लेकिन क्या होता है कि इस दोनों का जो क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण क्या होता है, ये अधिक बिखर जाता है, और लाल जो है वो कम बिखरता है, इसलिए हमको लाल ऊपर दिखता है। और क्या कहते हैं, ये तीनों कलर क्या होता है, तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण आपस में मिक्स कर जाता है, और जो सबसे गहरा कलर है वो है ब्लू। इस कारण हमको क्या होता है कि जो पृथ्वी से जो है हमको आकाश नीला दिखाई देता है, हल्का नीला दिखाई देता है। ये किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि जब अंतरिक्ष में हम लोग जाते हैं, अगर हमारे यहाँ वायुमंडल नहीं होता तो हमको आकाश कैसा दिखाई देता है? जैसा अंतरिक्ष दिखता है, जैसे काला कलर का। जैसे चांद पर जाते हैं तो वहां से भी अंतरिक्ष हमको कैसा दिखाई देता है? वो काला कलर का। लेकिन अभी मैंने अपने कुछ स्टूडेंट से सुना था, ठीक है, कुछ ऐसे ही बच्चे बोल रहे थे कि नए नए बच्चे थे, उसको क्या पता, तो वो बोल रहे थे कि आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी पर ढेर सारा जल पाया जाता है, लगभग 75% भाग पर जल पाया जाता है। तो उस जल के पाए जाने के कारण क्या होता है कि आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन ये गलत है, उसी के रिफ्लेक्शन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, ये गलत बात है, ये टोटली रॉन्ग है। उसके कारण अगर पूछे, वो जल के कारण क्या होता है, पृथ्वी नीला दिखाई देता है। आसमान से जब हम लोग देखते हैं, अंतरिक्ष से जब हम देखते हैं तो पृथ्वी हमको नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, वो जल के कारण होता है, क्योंकि जल अधिक है तो ऊपर से देखने पर नीला। लेकिन पृथ्वी के जल के कारण आकाश का नीला दिखना, ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, न कि जल के कारण, ठीक है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो हमको भी प्रकाश जो है अंतरिक्ष की तरह काला नजर आता, ठीक। तो एक घटना ये हो गया कि प्रकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखिए इससे पहले 3 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, ये चौथा है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, पूरा क्लियर करके जाना है। उसके अलावा अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो उस कुछ एग्जाम्पल्स में आता है कि सुबह यानी कि मॉर्निंग के समय और इवनिंग के समय क्या होता है, सूर्य जो है वो हमको लाल दिखाई देता है, लेकिन दोपहर के समय देखेंगे तो सूर्य हमको सफेद कलर का थोड़ा दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा पृथ्वी है, जैसे यहाँ पे सूर्य है, इधर पृथ्वी है, तो ये ऐसे 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 ट्रैवल कर रहा है, तो ये जो सुबह का समय होता है और ये जो शाम का समय होता है, इस समय में क्या होता है, पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है,
ठीक है। सूर्य से अधिक दूरी पर होने के कारण क्या होता है, लाइट को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण जो सारे कलर थे टोटल 7 कलर में, बाकी 6 कलर जो है वो तो फैल जाते हैं, वो क्या कहते हैं बिखर जाते हैं। सिर्फ लाल कलर जो होता है, रेड कलर, लाल कलर, वो नहीं बिखरता क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक है, उसकी शक्ति बहुत अधिक है, इस कारण वो नहीं बिखरता है। इसलिए सुबह और शाम के समय हमको क्या होता है, सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। ये किस घटना के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा चारों पॉइंट कंप्लीट हो गया है कि यहाँ प्रकाश का पहले हम लोगों ने देखा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये चारों घटना हमने देखा। अब आपको क्या करना है कि जो इस चैप्टर से जितने भी अभी क्वेश्चन, ये तो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। क्वेश्चन बनाना बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप सॉल्व नहीं करते हैं, देखिए लाइट भी आ गया, अच्छी चीज है तब ना, लाइट भी आ गया है। तो क्वेश्चन अगर आप नहीं बनाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। ठीक है, तो जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, चलिए आप हमारी टीम को सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी आगे ढेर सारी ऐसी ही वीडियोस लेकर के आते रहें। ठीक है, चैनल को ढेर सारे दोस्तों में वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए, ढेर सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दिए, कमेंट भी कर दिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पर नहीं है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को देखिए, अगर एक बार में समझ में, मेरी तो उम्मीद है कि आपको एक बार में समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो उसको दोबारा देख लीजिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।